जिनके एक आंख से अफगान तो क्या ब्रिटिश भी कभी आंख मिलाने की गुस्ताखी नहीं करते थे। 1761 में प्रसिद्ध पानीपत के तृतीय युद्ध में हमारे मराठा सरदार अफगानों से हार गए, लेकिन 1796 में फिर से जमान शाह कमर कस के सख्त तैयारी के साथ भारत आया। उसने झेलम नदी तक का इलाका अपने कब्जे में ले लिया और इसके आगे उसको कोई भी प्रतिरोध नहीं मिला और जमान शाह को भारत के सरजमीन पे पैर जमाने के लिए सिंह का गुफा पार करना पड़ता, जो वो कभी कर नहीं पाया। सदियों से इन अफगान लुटेरों ने भारत से खजाने लूट लूट के ले जाके अपने देश को आबाद करने की प्रथा बना ली थी, लेकिन एक 18 साल नौजवान ने इस प्रथा को पूरी तरह से बदल के रख दिया। एक कहावत बन गई थी कि जहां से अफगान घोड़े गुजर जाए वहां कभी घास नहीं उगती, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने इस कहावत को पूरी तरह से बदल के रख दिया। लाहौर पे कब्जा करने के बाद शाहजमान मुसम्मन बुर्ज में अपना दरबार लगा रहा था। तभी महाराजा रंजीत सिंह बेस बदल के उसके सामने आए और उसको खुली चुनौती दी और ललकारा, ओ अब्दाली के पोते नीचे आओ और चरत सिंह के पोते के साथ तलवार मापो। उन्होंने शाहजमान को खुली चुनौती दी थी कि वो तलवार के जोर पर लाहौर से अफगानों को खदेड़ कर ही दम लेंगे और नवंबर 1798 को उन्होंने अपना ये कथन सिद्ध कर दिया। दोस्तों, ये इतिहास हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर इसके बाद जाके इस वीडियो का पार्ट 1 देखिएगा। महाराजा रंजीत सिंह ने लगातार 5 सालों में अफगानों से कुल 4 युद्ध लड़े और अफगानों को भारत की सरजमीन से पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया। जमान शाह का दिल्ली पे चढ़ने का सपना ही रह गया। लाहौर से अफगानों को खदेड़ने के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने डायरेक्टली लाहौर पे कब्जा नहीं किया। उन्होंने वहां भंगी सरदारों को अपने हाल में छोड़ दिया। ये भंगी सरदार 24 घंटे भांग के नशे में रहने वाले बहुत ही अत्याचारी अय्याश और क्रूर शासक थे। लाहौर की प्रजा इससे बहुत ज्यादा असंतुष्ट थी और अफगानों के अत्याचार से भी। इसलिए वहां के सारे धर्म के प्रजाओं ने मिलके ये ठीक किया कि इन भंगी सरदारों को अब सत्ता से हटाना पड़ेगा, इसलिए किसी को बुलाना चाहिए। उस समय रंजीत सिंह के नाम से पंजाब में हर कोई वाकिफ था, इसलिए प्रजा की सम्मति से वहां के चौधरियों ने मिलके महाराजा रंजीत सिंह को एक याचिका लिखी। पत्र मिलते ही महाराजा रंजीत सिंह ने इसके पड़ताल के चलते कुछ लोगों को भेजा। जब ये बात सच साबित हुई तब 6 जुलाई 1799 को सुकरचकिया से महाराजा रंजीत सिंह अपनी 25,000 की सेना लेके रानी सदाकौर के साथ लाहौर की ओर कूच कर दिए। अगले दिन रानी सदाकौर और महाराजा रंजीत सिंह लाहौर शहर में घुस चुके थे। उनके आने का खबर सुनते ही भंगी साहिब सिंह और भंगी मोहर सिंह शहर छोड़कर भाग गया। बचा एक चेत सिंह, वो छुप गया था। बाद में महाराजा रंजीत सिंह के सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी तरह 7 जुलाई 1799 को 18 साल की उम्र में महाराजा रंजीत सिंह ने बिना खून का एक बूंद भी बहाए लाहौर को फतेह कर लिया। लाहौर को फतेह करने के बाद ही महाराजा रंजीत सिंह ने वहां बादशाही मस्जिद का दौरा किया, जिसके चलते वहां की बहुसंख्यक प्रजा के मन में महाराजा के प्रति एक विशेष श्रद्धा का भाव तैयार हो गया। रंजीत सिंह ने 30 सालों से चल रहे भंगी सरदारों के अत्याचार से लाहौर वासी को मुक्ति दिलाई थी। उनकी बढ़ती हुई ख्याति को देख कुछ लोगों के गले से खाना नहीं उतर रहा था, इसलिए अगले ही साल कुछ सरदारों ने मिलके कसूर के नवाब के साथ लाहौर पर हमला बोल दिया। परिणाम स्वरूप महाराजा ने उनको शिकस्त दी। उत्तर भारत में इस समय महाराजा रंजीत सिंह के नाम से हर कोई वाकिफ हो चुका था। उन्होंने अब विस्तारवादी नीति अपनाई। वो जम्मू में गए, वहां के राजा ने खालसा सरकार की आधिपत्य स्वीकार की। इसके बाद वो जहां भी गए सारे राजाओं ने उनका स्वागत किया, क्योंकि इस समय उत्तर भारत में ना तो कोई महाराजा से लड़ना चाहता था और ना ही उस समय उत्तर भारत में कोई लड़ने के लिए सक्षम था। महाराजा ने अपने आप को प्रजा का नेता बताया, जिसे प्रजा ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए चुना है। वो काफी लंबे अरसे तक महाराज की गद्दी पर भी नहीं बैठते थे। 12 अप्रैल 1801 को वैसाखी के दिन साहिब सिंह बेदी, जो गुरु नानक के एक वंशज थे, उन्होंने महाराजा का पंजाब की राजगद्दी पे राज तिलक किया और उनको औपचारिक रूप से महाराजा की उपाधि दी गई।
उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कभी भी अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए। उन्होंने गुरुओं के नाम के ही सिक्के चलाए थे, जिनको नानक शाही कहा जाता था। उस दिन लाहौर में एक्चुअल में दिवाली मना था, क्योंकि ये राज परिवार का उत्सव नहीं था, ये उत्सव था प्रजा का। उस दिन महाराजा दोपहर को हाथी पर सवार हुए लाहौर की गलियों से गुजरे। जहां प्रजा वहां जय जयकार कर रही थी, वहीं महाराजा उन पर सोने और चांदियों के सिक्के बरसा रहे थे। उस दिन शाम को लाहौर में हर घर में तेल के दिए जले और आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। महाराजा ने जिस इलाके पे शासन किया वहां 80% आबादी मुस्लिमों की थी, 10% हिंदू और 10% ही सिख थे। 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने सबसे पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर में 1 टन सोना दान दिया। उन्होंने कई मस्जिदें भी बनाई और उनको खालसा सरकार की देखरेख में लिया। 1830 में जब पहली बार उन्होंने 162 किलो सोना देके हरमंदिर साहिब का गर्भगृह मरवाया था, उसी समय से हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। उनका कड़ा हुक्म था कि युद्ध के अभियान के दौरान ही क्यों ना हो, कभी भी किसी धार्मिक स्थल में तनिक आंच भी नहीं आनी चाहिए और कभी भी राज्य में किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। वो अपने दरबार में भी इस सेकुलरिज्म के नियम को बरकरार रखते थे। जहां उनके प्रधानमंत्री ध्यान सिंह और वित्त मंत्री दीनानाथ हिंदू थे, वहीं उनके विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन थे। इसके अलावा उनके सेना में 40 से ज्यादा इस्लाम थे जो ऊंचे ओहदों पर थे और इनमें से 2 तो जनरल भी थे। बाद में तो उन्होंने खालसा सेना के मॉडर्नाइजेशन के चलते कुछ यूरोपियन अफसरों को भी खालसा सेना में सम्मिलित किया था। इनमें से तो कुछ अंग्रेज भी थे। इसके साथ साथ फ्रांस में नेपोलियन के पतन के बाद कुछ फ्रांसीसी सेनानायक भी चले आए थे, जो बाद में रंजीत सिंह की सेना में युक्त हो गए। इसके अलावा कुछ स्पेनिश थे, कुछ जर्मन थे, कुछ अमेरिकन थे, कुछ रशियन भी थे। अच्छा, उन्होंने कमाल का बदलाव लाया पंजाब में। उन्होंने अपने राज में पूरी तरह से मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया। उन्होंने अपने जीते जी कभी भी किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया। हालांकि वो तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में इस पर विशेष ध्यान दिया। उनके राजा बनने से पहले से चले आ रहे मद्रासों को उन्होंने वित्तीय सहायता दी। वहीं उन्होंने कुछ गुरुकुल और कुछ गुरुमुखी स्कूल का भी उद्घाटन किया पंजाब में। लड़कियों के लिए उन्होंने कुछ सेपरेट स्कूल भी खोले थे। विलियम लिडनर बाद में अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने गुरुकुल और मद्रासों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, तर्क, कानून ये सब भी पढ़ाने का आदेश दिया था। 1830 में उन्होंने एक क्रिश्चियन टीचर को भी नियुक्त किया था लाहौर में, ताकि वो इंग्लिश सिखा सके बच्चों को। उन्होंने पूरे पंजाब में साक्षरता को बढ़ाने के लिए एक विशेष तरह का मुहिम चलाया। उन्होंने फकीर अजीजुद्दीन के छोटे भाई सैयद फकीर नूरुद्दीन को अपने पास बुलाया और उनको एक कायदा तैयार करने के लिए कहा। कायदा का मतलब किताब तैयार करने के लिए कहा। इसको कायदा-ए नूर कहा जाने लगा। इसमें गुरुमुखी, शाहमुखी, उर्दू और फारसी के बेसिक अल्फाबेट्स यानी ABCD थे और इसके साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाली जोड़, गुना, घटा, भाग ये सब बुनियादी अंक गणित शामिल किया गया था। इसकी 5000 प्रतियां बनाई महाराजा रणजीत सिंह ने और उन्होंने आदेश दिया कि इसको पंजाब के हर एक गांव के मुखियाओं में बांट दिया जाए और उनको आदेश दिया गया कि आपके पास 3 महीने का समय है। 3 महीने में आप ये भाषाएं सीखेंगे और इस किताब को पढ़ने के बाद आप इसको अपने गांव में 5 लोगों में बांटेंगे, इसकी 5 प्रतियां बना के, और वो 5 लोग आगे 5 लोगों को बांटेंगे। और मुखिया से कहा गया कि आप 3 महीने के बाद महाराज को चिट्ठी लिखेंगे कि आपने इस कोर्स को कंप्लीट किया है और 5 लोगों में इसे बांट भी दिया है। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने जब जांच पड़ताल की कि किस किस मुखिया ने ये कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, जिन्होंने ये कोर्स नहीं किया था, महाराजा ने उनको अपने पदों से बर्खास्त कर दिया। महाराजा का ज्यादातर फोकस विशेषकर महिलाओं पर था, ताकि वो अगर शिक्षित हो पाए तो आगे चल के वो खुद अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा पाएंगी। खालसा राज के समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने 1860 में लाहौर में डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में निकला कि अकेले लाहौर शहर में कुल 576 स्कूलें थी, जिसमें 4225 छात्र पढ़ते थे और महिलाओं के लिए अलग से 18 स्कूलें थी।
3.3 लाख छात्र हाई स्टैंडर्ड ओरिएंटल लिटरेचर, लॉ, फिलोसफी, लॉजिक और मेडिकल पढ़ रहे थे। फारसी, संस्कृत और अरबी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पंजाब में। अंग्रेजों ने पंजाब में कब्जा करने के बाद कायदा-ए-नून को पूरी तरह से बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि फारसी और संस्कृत भाषा अब से नहीं पढ़ाई जाएगी करिकुलम में, ये सब पुरानी भाषा हो चुकी है, ये आज के दिन में रेलेवेंट नहीं है। इसके बदले अंग्रेजी और उर्दू को करिकुलम में शामिल किया जाएगा और अब से गुरुकुल मद्रासों को जो फंडिंग जाती थी वो भी नहीं जाएगी, उसको पूरी तरह से बंद करवा दिया गया और अब से जो यूरोपियन ढांचे के स्कूल कॉलेज होंगे उन्हीं को फंड दिया जाएगा। 1882 में जब विलियम लिटनर ने अपनी रिपोर्ट निकाली तब उन्होंने बड़े दुख के साथ ये कहा कि महाराजा रणजीत सिंह के समय जितने छात्र स्कूलों में पढ़ते थे यूरोपियन स्कूल कॉलेजों में, उसकी आधी संख्या भी आज नहीं रही। 1813 में महाराजा ने अटक को खालसा राज में मिलाया, 1818 में मुल्तान को, 1819 में कश्मीर को, 1820 में रावलपिंडी और 1821 में डेरा जात पर खालसा ध्वज लहराया। इसी तरह 1839 तक महाराजा के शासनकाल तक उनका राज्य कुछ ऐसा दिखने लगा था। अच्छा, महाराजा को शराब पीने का शौक था, वो स्ट्रॉन्ग लिकर लिया करते थे, वो बंदूकें रखने और घोड़े पालने के लिए भी बहुत ज्यादा पैशनेट थे। उनके अस्तबल में तो ऐसे 10,000 घोड़े यूं ही पड़े रहते थे। उन्होंने तो एक बार लैला नाम के एक घोड़ी के लिए जंग भी छेड़ दी थी। उन्होंने लैला के लिए सुल्तान यार मोहम्मद खान के खिलाफ अपने 60 लाख रुपए और 12,000 सैनिक कुर्बान कर दिए। ये महाराजा की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक थी, जिसके चलते हजारों लोगों की जान गई और लाखों रुपए बह गए और यार मोहम्मद खान ने अपना सब कुछ गवा दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने वैसे तो कई शादियां की, उनके पत्नियों में से कुछ सिख थे, कुछ हिंदू थे और कुछ इस्लाम भी थे। उनके सबसे छोटे बेटे दलीप सिंह ने फ्रेंच जनरल ली वोल्टेयर को दिया। अपने एक इंटरव्यू में एक बार कहा था कि वो अपने पिता के 46 पत्नियों में से एक के बेटे हैं। वैसे तो उनके हरम में कई महिलाएं भी शामिल थी। द रियल महाराजा रणजीत सिंह ग्रंथ के लेखक सैयद वाहिउद्दीन कहते हैं कि अगर प्राच्य इतिहास के औसत बादशाहों से महाराजा रणजीत सिंह किसी बात में पीछे थे तो वो था उनका हरम का आकार। महाराजा रणजीत सिंह से तो ईस्ट इंडिया कंपनी कभी आमने सामने भिड़ी नहीं। उन्होंने कई बार अलग अलग संधियां स्थापित की। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है 1809 की अमृतसर की संधि, जिसमें महाराजा को सतलेज नदी के इस पार आने से रोक दिया गया। उनको कहा गया कि आप उत्तर पश्चिम में जितना फैलना चाहते हैं फैलिए, लेकिन आप सतलेज नदी को पार नहीं कर सकते। अच्छा, उनके इस स्टेप का कई इतिहासकार समालोचना भी करते हैं। वो कहते हैं कि अगर महाराजा रणजीत सिंह उस समय अपने ताकत की पीक पर थे, अगर वो ये सब संधियों की अवहेलना करते हुए सीधा सीधी अंग्रेजों पे हमला बोल देते तो शायद अंग्रेजों का पैर उत्तर भारत से पूरी तरह से उखड़ जाता। लेकिन यह समझने लायक बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक तो महाराजा ने अफगानों को वहां पूरी तरह से रोक के रखा था और दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल जो थी वो थी नेपोलियन बोनापार्ट का भारत इन्वेशन। नेपोलियन मिस्र के रास्ते भारत आना चाहता था और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ मिलकर वो भारत से अंग्रेजों को निस्तो नाबूद करना चाहता था। लेकिन 1798 में बैटल ऑफ पिरामिड्स में नेपोलियन बोनापार्ट को अंग्रेजों ने हरा दिया और 1799 में टीपू सुल्तान भी मारा गया। इधर महाराजा की तरफ से देखे तो ये स्टेप उनके लिए भी कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस तरफ वो अफगानों से उलझे रहते थे और उत्तर पश्चिम को भी वो देख रहे थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और इधर अगर वो सीधा सीधी अंग्रेजों से भिड़ जाते तो दोनों तरफ वो संभाल नहीं पाते, जिसके चलते उनके राजकाज में बहुत बाधा विपत्ति पैदा होती। महाराजा ने शाहसुजा से भारत की लूटी गई कोहिनूर हीरे को वापस तो ले लिया था, जिसको वो पुरी में अर्पित करना चाहते थे, लेकिन वो दुर्भाग्य से हो नहीं पाया। 1839 में 27 जून को महाराजा रणजीत सिंह की नींद में ही मृत्यु हो जाती है। महाराजा बाद में बहुत ज्यादा शराब से एडिक्ट हो गए थे और वो अफीम भी लिया करते थे, इसलिए उनका शरीर जो था वो बहुत ही कमजोर हो गया था। इसके चलते उनको कई बार लकवा भी मार गया था। उसके बाद महाराजा खड़क सिंह पंजाब की गद्दी पे बैठे और कुछ ही समय में ये सिद्ध हो गया कि पंजाब के शासक के तौर पर वो नाकाम है। उनको गद्दी से हटा दिया गया और इसके बाद राज परिवार के अंदर ही महाभारत शुरू हो गया
किसी का कत्ल कर दिया गया तो किसी को जहर देके मार दिया गया। और इसी का फायदा उठाते हुए 2 युद्धों के बाद अंग्रेजों ने पंजाब को पूरी तरह से हड़प लिया। कोहिनूर को भी उन्होंने महाराज दलीप सिंह से छीन लिया और उसको ब्रिटेन के महारानी को भेंट कर दिया। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह एक ज्वलंत उदाहरण है कि बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के लिए कभी भी उम्र मैटर नहीं करती। बड़ा काम करने के लिए कोई भी निश्चित समय नहीं होता। हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि हमारे पास समय बहुत ही सीमित है। कोई भी यहाँ 200 साल नहीं रहने वाला। महाराजा रणजीत सिंह के पास कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं था, जिसके चलते वो इतने बड़े मुकाम तक पहुंच पाए। उनके पिता तो बहुत ही कम उम्र में गुजर गए थे। वो कोई बहुत बड़े राजवंश से भी नहीं आते थे। उनके पास जो कुछ था वो था पंजाब की खोई हुई गरिमा को वापस लौटाने का सपना, जिसे इस्लामी शासकों ने सालों पहले तहस नहस कर दिया था। और था उनकी सास रानी सदा कौर का साथ। अनेकों कमियां थी उनमें, लेकिन कभी भी उन्होंने उन कमियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनके चरित्र में भी कई कमियां थी, लेकिन उनके सद्गुणों के आगे वे सब तुच्छ थे। महाराजा रणजीत सिंह जैसे व्यक्तियों की जीवनी जानना आज हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम हमारे मातृभूमि की गरिमा के लिए हमेशा गौरवान्वित रहें, अपने हक और आत्मसम्मान के लिए लड़ने के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहें, ताकि हजारों सालों की लूट के बाद जितना बचा है उसकी हमेशा रक्षा कर सके। दुनिया में जितनी भी सेकुलरिज्म के उदाहरण हैं, उसमें से महाराजा का पंजाब सबसे श्रेष्ठ है और उनकी लीडरशिप क्वालिटी को आज भी दुनिया सलाम करती है। इसलिए साल 2019 में जब BBC वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन ने सर्वे करवाया तो दुनिया भर के लोगों ने तमाम लीडर्स को पीछे छोड़ते हुए महाराजा रणजीत सिंह को इतिहास में ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम का दर्जा दिया। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे काम को भी सपोर्ट मिल सके, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो जरूर से फॉलो कीजिएगा। तो चलिए, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट।